अब देखो हम आगे जो है एण संधि है, एण संधि को समझेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में ये जो स्वर संधि के भेद हैं यही कंप्लीट कराने हैं। अब देखो बच्चों, एण संधि में क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ के बारे में तो आपको जानकारी है। ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, पता है? अरे बच्चों, हमने उस दिन बताया था ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। यस मैम। ह्रस्व का मतलब छोटे, छोटा, गुड, और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो यहाँ पे ये दिया गया है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या ऋ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उनके मेल से क्रमशः या ब रा हो जाता है। ये ऐसा कहना चाहता है कि ई उ और ऋ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उनका क्या होता है, या ब और रा। जैसे अति, अति में पहले है ई, फिर है आ, तो ई प्लस आ मिलके क्या हो गया बेटा, या बना। इसका कहने का मतलब ये है कि ई उ और ऋ के बाद तो अगर ई आए या उ आए, उन दोनों का क्या बनना है, या। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दूसरे में देखो प्रति, प्रति में ई है, फिर अंग, तो उनमें ई प्लस और आ दोनों मिलके या बन गया, तो प्रत्यंग हो गया। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा शब्दों में चेंज होता है। जैसे यहाँ पे है आ प्लस आ, यानी अति प्लस आचार, तो अत्याचार हो गया, तो ई प्लस बड़ा आ मिलके या हो गया। अब जैसे कि वहां पर ई प्लस छोटा आ था तो खाली या था, और यहाँ पर ई प्लस बड़ा आ है तो या बन गया। समझ रहे हो बेटा? अब जैसे कि यहाँ पे दूसरी जगह आप देखना, प्रति प्लस उत्तर, तो ई प्लस उ है, तो उसने बताया कि ई और उ मिलके या बनता है। एक बात हमको ध्यान रखना है, एण संधि में ई प्लस उ, तो ई और उ दो मिलके या बन जाता है, लेकिन यहाँ पर उ है तो या में छोटा उ हो गया, तो प्रत्योत्तर हो गया। फिर देखो बड़े ऊ में क्या हुआ, ई प्लस बड़ा ऊ, तो यहाँ पर या के साथ बड़ा ऊ लगा, तो बी प्लस ऊ, तो विभू हो गया। आपको बात समझ आ रही है? यस मैम। अगर ई के बाद कोई भी जो भी अगर छोटा आ है तो खाली यार बन जाएगा, बड़ा आ है तो या पे आकर डंडा आ जाएगा, छोटा ऊ है तो यू बन जाएगा, और बड़ा ऊ है तो यू बन जाएगा। मतलब जो मात्रा है वो या के हिसाब से, वो उस मात्रा के उस स्वर के हिसाब से उस या पर मात्राएं आ जाए। ऐसा आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा। जैसे प्रति है तो प्रति में ई प्लस एक, तो यहाँ पर एक ही मात्रा आ जाएगी तो हो जाएगा प्रत्येक। यहाँ पे एक ही मात्रा लगी हुई दिख रही है। यस मैम। अब जैसे दूसरी जगह देखो, ई प्लस एक यानी नदी प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पर बड़ी ए आ जाएगी, तो नदेश्वर्य, ये दो मात्राएं लग जाएंगी। तो यहाँ पर जो स्वर है उसी के अनुसार यहाँ पे मात्राएं लगेंगी। इतनी बात समझ जाओ। अब जैसे दूसरे में है ऊ की जगह बा बन जाएगा, तो सेम जैसे ई की जगह
या बन रहा है, वैसे ही ऊ की जगह यहाँ पर बा बन रहा है। तो सेम वही चलेगा कि ऊ के साथ अगर छोटा आ है तो बा बनेगा, ऊ के साथ बड़ा आ है तो बा बन जाएगा, ऊ के साथ ई है तो बी बनेगा, ऊ के साथ ए है तो बे बन जाएगा। ठीक है, अगर ऊ के साथ बड़ी ई है तो बी बन जाएगा। मतलब जो स्वर है इसके साथ वही मात्रा लग जाएगी, वही स्वर लग जाएगा उस व्यंजन के साथ। अगर ऊ के साथ ऊ का बा बनता है तो ऊ में जो व्यंजन है उसी के अनुसार लग जाएगा। अब यहाँ रिरी, रिरी का अर हो जाता है, कहीं भी देखिए रिरी का अर बनता है तो यहाँ पर रिरी का अर हो जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा, मेरे को कुछ ऐसा फील हो कि Yes, हाँ ma'am. आपको समझ आ रहा है Yes, ma'am. या नहीं आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर हाँ Yes, ma'am. अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि मैम थोड़ा ऊ मुश्किल और तो अ है। का क्या बनेगा? हैं? ऊ और अ का क्या बनेगा मैम? ऊ और आ, और अ। ओ नहीं है इसमें, ये कह रहा है कोई भी असमान स्वर। अब जैसे ऊ आया, ऊ के साथ ओ आया तो ओ हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि वही स्वर लग जाएगा उस सॉरी उस वर्ण में वही स्वर लगेगा जिसका वो आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ऊ के साथ बड़ा आ आया तो बा बन गया, ऊ के साथ छोटी ई आई तो बी बन गया, ऊ के साथ ए आया तो बे हो गया। अब ये स्वाभाविक बात है, पहली बात तो यही शब्द आएंगे संधि में। अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो कॉमन सी बात है कि ऊ के साथ अगर ओ आया तो वो ही होगा, क्योंकि इन्होंने बताया कोई भी असमान स्वर आए तो इस तरीके से परिवर्तन होगा। ठीक है, यस मैम। अब देखो, अब आती Yes, है ma'am. आपकी आयात संधि। आयात संधि में क्या होता है बेटा, जब ए ओ या ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आ और ओ के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे देखो, हमें इतना याद रखना है, आयात संधि यानी नाम से हमको पता चल रहा है। तो आयात संधि में अगर ए आए, आयात संधि में ए आए तो ए के स्थान पर आए, बड़ी ए आए तो आए, छोटा ओ आए तो अब, और बड़ा ओ आए तो आ हो जाए। जैसे ए प्लस आ बराबर आए, नया ना पे एक ही मात्रा है, ए प्लस अन आया बराबर नैन हो गया, चे ए आया प्लस अन तो चैन हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ए ने प्लस अक यानी बड़ी ए आई और आ आया तो क्या बन गया, नायक। यस मैम, नायक। अब देखो बड़ी ए है गे प्लस अक, तो बड़ी ए का क्या बन रहा है, आय, छोटी ए का ए, आ और या, बड़ी ए का बड़ा आ और या, बड़े ओ का आ और बा, और छोट सॉरी ओ का आ और बा, बड़े ओ का बड़ा आ और बा, आप। इस तरीके से यहाँ पे शब्दों में परिवर्तन होता है जो शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ी ए के साथ आय बना तो ने प्लस अन तो नायक हो गया, गे प्लस अक तो गायक हो गया। अब देखिए दूसरी जगह गे प्लस एक, तो यहाँ पर क्या बना,
गे प्लस एक तो गाय हो गया, तो गायक हो गया। मैं प्लस एक तो नायक हो गया। इस तरीके से परिवर्तन होंगे। तो कितने ही ये बात। हाँ, ऊपर देखें, ओ ओ प्लस आ बराबर अब। तो जैसे भो प्लस अन तो भवन, यही तो हुआ। को प्लस अन पावन, प प्लस अक पावक। इस तरीके के शब्द बनेंगे। बच्चों नहीं समझ आ रहा है? नो मैम। एक मिनट, मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब से पहले वाली जो संधि समझी हमने वो सब आ गई? ये वाली कोई बात नहीं आई है। मैं दोबारा फिर और तरीके से बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको आ जाए। पिछली जितनी है वो सबको आ गई है। मुझे सबसे पहली बात ये पता चलनी चाहिए। यस मैम। यस मैम। मैम पहले की मैम। समझ में आ गई, बस ये वाली जो थी ना संधि, आध्य संधि, वो नहीं कोई आई। बात नहीं बेटा, ये लास्ट वाली है आयात संधि, इसको मैं समझाऊंगी। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात आपको एक बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, जैसे ए और ओ जितने भी शब्द दिए गए हैं, सबसे पहली बात वो ये कहता है कि ए या ओ के बाद इनमें से कोई भी अन्य स्वर आए। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि ए और ओ इनके बाद कोई भी स्वर आए तो सिर्फ एक ही परिवर्तन होगा। ए के साथ आए, बड़ी ए के साथ आए, ओ के साथ अब, बड़े ओ के साथ आप लग जाता है। फिर उस आप ना से ऐसा करना, जितनी आपको संधि समझ आ गई है वो तो आप पढ़ना, और ये वाली जो संधि है इसको मैं आपको कल दोबारा नए तरीके से समझाऊंगी। ठीक है? पिछली वाली ठीक है जितनी भी मैम। है, क्योंकि इतना जितना पिछला आ गया, पिछली आपको अगर 5 संधि आ गई तो इसको समझना बहुत सरल है, आ जाएगा। लेकिन थोड़ा संधि का प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक से शब्द होते हैं, इसलिए मतलब हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर हम समझे, जैसे आपको मैंने बताया कि दीर्घ संधि है, वहां पर कोई भी स्वर आएगा आपको दीर्घ कर देना है। वो बात आपकी क्लियर हो गई है ना? अब भूलोगे नहीं। दूसरी बात, हमने यण संधि जब सॉरी गुण संधि जब पढ़ी, तो गुण संधि में एक बात हमने याद रखी कि वहां पर आ और ई दोनों ए बन जाते हैं, और आ और ओ हो जाते हैं। वहां सिर्फ 2 ही बातें हमको याद रखनी है। वो सबको याद है? गीता, सिर पे हाथ रख के क्यों बैठ गई हो? सिर में दर्द हो रहा है क्या? या संधि समझ नहीं आ रही है इसलिए सिर पकड़ के बैठ गई हो बेटा? क्या हुआ है? नहीं सर, नहीं मैम। हाँ, अगर समझ नहीं आ रहा है ना, मैं आपको एक तरीके से नहीं दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोग भी कोशिश करो सुनने की और प्रैक्टिस करने की, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको जितना आप पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। थोड़ा मुश्किल टॉपिक जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी समझ से परे है, परे नहीं है, आएगा। तो यण संधि सॉरी गुण संधि में हमको एक ही बात याद रखनी है कि
ई का ए और ऊ का ओ हो जाता है, तो हमारी गुण संधि टूटी। फिर वृद्ध संधि में हमने क्या बताया, ए और ओ ये दो स्वर हैं, तो ए का बड़ी ए बन जाएगी, क्योंकि वृद्ध से पता चल रहा है कि वहां पर बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाता है। ये क्लियर हो चुका है? यस मैम। यस मैम। झूठ झूठ मत बोलना, सच बोलना। सबको समझ आ रहा है? हर्ष बेटा समझ आ रहा है? मैम। क्योंकि अगर आप, मैंने एक 30 मिनट 40 मिनट पढ़ाया और आपको कुछ थोड़ा सा भी समझ आया तो बेटा ठीक है, और मैंने पूरी पीरियड पढ़ाया और आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर बच्चों को समझ आ रहा है तो पढ़ाना ठीक बात है, लेकिन अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा, मैं आगे आपको पढ़ाई जा रही हूँ और पिछला आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आया, आप बिल्कुल ब्लैंक हो, तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। फिर उसके बाद आता है यण संधि में। यण संधि में क्या होता है, या व रा, ये तीन ही शब्द बनते हैं यण संधि में, लेकिन किसके साथ बनते हैं ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, हमने जब वर्ण पढ़ाए थे तो या रा ला वा कौन से वर्ण थे बेटा, ये हमने कई बार रिपीट किया था। या रा ला वा कौन से वर्ण थे जब हमने वर्ण पढ़ाए थे? कहाँ से बोले जाने वाले वर्ण थे वो, उनका नाम अलग दिया गया था और मैंने कई बार रिपीट करा था इस बार। जब हमने वर्ण पढ़े थे तब हमने सब पूरे वर्ण स्थान जाने थे ना, कि कंठ से का, कि पा से पा फा वा, ओ से दांत से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, वैसे ही हर व्यंजन। हाँ, हर अंतःस्थ वर्ण। गुड। किसने आंसर दिया, सिया ने? यस मैम। वेरी गुड बेटा, अंतःस्थ वर्ण थे वो, यारा लावा। और सा स ह श ये ऊष्म है। जब हमने उच्चारण करा था हमने बोला था ये हमारी जो है गर्म आवाज आ रही है ऊष्मा जैसी, यानी ऊष्मा गर्म होती है, तो श स ह, तो ये ऊष्म वर्ण है। जितना अच्छे से पढ़ोगे समझ के, भूलोगे नहीं, लाइफ टाइम याद रहेगा। और रट्टा मारोगे तो याद नहीं रहेगा बेटा, एग्जाम तक ही याद नहीं रहेगा, पूरी जिंदगी की तो बात छोड़ो। तो समझो और समझ के ही पढ़ो। हाँ, तो यण संधि में क्या है, या व रा, सिर्फ एक ला नहीं है, या व रा। यण संधि में या रा और वा, ये जो है वर्ण आते हैं, जैसे ई के साथ आ आता है तो या बन जाता है, ई के साथ ऊ आता है तो वा बन जाता है, और री के साथ रा बन जाता है। कोई भी स्वर आएगा, मैंने आपको बोला ना कि अगर ई का या बनता है, यहाँ पे हमको एक बात याद रखनी है, यण संधि में ई का या होता है, ऊ का वा होता है, ये हमको याद रखना है। तो यहाँ पे अंतःस्थ वर्ण आते हैं, या व र, सिर्फ ला नहीं आता है, और अंतःस्थ याद रखोगे तो अपने आप याद रह जाएगा। तो वो यण संधि में हो गया। अयात संधि है, वो मैं कल आपको फिर दोबारा से रिपीट करूंगी, और एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अगर पिछले भी जहां भी जो भी डाउट्स होंगे, संधि का कल टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अगर पिछले जो भी जिसके लिए भी जो भी डाउट्स होंगे मैं दोबारा फिर रिपीट करा दूंगी, लेकिन आप लोग भी कोशिश करना